Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Gunund Mangnade. In the last class, we had discussed about the Krebs cycle, also called as tricarboxylic acid cycle (TCA cycle). Okay, and which occur in the mitochondrial matrix. Actually, आपको पता है अराबिक रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें मैंने आपको बोला था बेसिक 3 स्टेप होती है. पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्रेब्स साइकिल और थर्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. So today we are going to discuss about the next term related to the aerobic respiration. Aerobic respiration के mechanism में जो last process है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? आपको डायग्राम में दिखता होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना. What happen in this case? The electrons are transport from one place to another place. इस डायग्राम में देख सकते हो आप, दिस इज द डायग्राम. और डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर कहाँ का दिया है. दिस इज मैट्रिक्स. आपको ये स्ट्रक्चर कहाँ का है समझ में आना जरूरी है. पहले ये जो मैंने डायग्राम निकाली है वो पार्ट कहाँ का है वो आपको समझ में आना जरूरी है. इसलिए मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ. आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है क्या है, 2 मेम्ब्रेन है ना. माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. तो मैंने ये जो डायग्राम निकाली है यहाँ का पार्ट है ये जो डायग्राम मैंने निकाली है तो यहाँ का पार्ट है. इसका मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये जो मैंने डार्क लाइन में दिखाया है, ये जो मैंने दिखाया है अंदर का पार्ट जो थोड़ा सा डार्क लाइन से दिखाया मैंने वो क्या है, दिस इज नथिंग बट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ए दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ये जो पार्ट में दिखाया मैंने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या है, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये है और अगला जो पार्ट मैंने आपको बताया दैट इज मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स कहाँ इधर है ना. तो ये है स्ट्रक्चर कहाँ का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्ट्रक्चर है. मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या रहता है, क्रिस्टल रहते हैं. क्रिस्टल के ऊपर क्या रहता है, F1 पार्टिकल रहते हैं. क्रिस्टल के ऊपर क्या है, F1 पार्टिकल है. तो उस F1 पार्टिकल से रिलेटेड ये सब कुछ होता है. और इसका थीम क्या है, फिर आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करने का पर्पस क्या है. आपको पता होगा अभी तक हमने जो स्टडी किए हैं स्टेप्स, कौन से स्टेप स्टडी किए हैं, ग्लाइकोलाइसिस स्टडी किया है, लिंक रिएक्शन स्टडी किया है, क्रेब्स साइकिल स्टडी किया है. उन सभी प्रोसेस में आपने देखा है कुछ ना कुछ एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो उसको डायरेक्ट एटीपी बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बोलते हैं. मगर आपको ये भी पता है कि आपको ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होते हैं समझ में आया. माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में होते हैं समझ में आया. ओके, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि ये जो डायग्राम है कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, कहाँ होती है, कैसे होती है. ओके, ये बहुत कंफ्यूजन होता है. इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसका लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है सब कुछ. माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे ये सब कुछ होता है. मैं ये डायग्राम रब कर रहा हूँ. ओके, खाली आपको लोकेशन समझ में आए इसलिए मैंने डायग्राम निकाल के दिखाई थी. ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन है इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सब कुछ जानना है हमको. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटीपी कैसे फॉर्म होता है. आपको पता होगा मैंने बताया था आपको ग्लाइकोलाइसिस का क्या आउटपुट था. ग्लाइकोलाइसिस में आपको क्या क्या मिला था, ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है क्या क्या मिला था आपको. ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी मिला था प्लस 2 NADH2 मिला था ना. कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस में. ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्शन क्या क्या था, 2 ATP प्लस 2 NADH2 था. उसके बाद लिंक रिएक्शन में आपको क्या मिला था, लिंक रिएक्शन में आपको क्या मिला था, लिंक रिएक्शन में आपको डायरेक्ट एटीपी नहीं मिले थे मगर 2 NADH2 मिले थे ना. लिंक रिएक्शन में आपको क्या मिले थे, 2 NADH2 मिले थे. और लास्ट फाइनली जो आपने क्रेब्स साइकिल स्टडी की है उस क्रेब्स साइकिल में आपको क्या क्या मिला था, उसमें 2 ATP मिले थे, है ना. क्रेब्स साइकिल में क्या मिला था, 2 ATP मिले थे प्लस 2 FADH2 मिले थे प्लस क्या मिला था, 2
2FeDH2 मिला था और प्लस क्या मिला था 6NaDH2 ना। क्या क्या मिला था क्रेब्स साइकिल में 6NaDH2 मिला था। तो आपको मैं बता दूं ये जो हुआ है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ है हमारा, लिंक रिएक्शन हुई है हमारी, क्रेब्स साइकिल हुई है। मतलब ये जो 3 स्टेप है ये तीनों स्टेप हमने कंप्लीट किए हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपको मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा, सपोज मैं आपको बोला कि कितने एटीपी फॉर्मेशन होते हैं, ये तीनों प्रोसेस में एटीपी कितने फॉर्म होते हैं, तो आपको पता है टोटल में क्या हो रहा है, टोटल में क्या हो रहा है 4 एटीपी फॉर्मेशन हो रहे हैं। कैसे डायरेक्ट ना, डायरेक्ट कितने एटीपी फॉर्मेशन हो रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन कितने हो रहे हैं 4। कैसे 4 हो गए, ग्लाइकोलाइसिस के 2 और क्रेब्स साइकिल के 2, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं, राइट। ओके, और क्या बना, FeDH2 कितने बने 2FeDH2 बने, कहां पे क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में। और NaDH2 कितने बने, ये 6 प्लस ये 2 प्लस ये 2, मतलब टोटल NaDH2 कितने बने, टोटल NaDH2 बने 10। इसका मतलब अभी तक आपको क्या क्या मिला, ये सब कुछ मिला ना। इसका तो मैटर नहीं है, डायरेक्ट एटीपी मिल गया, इसका मैटर नहीं, इसको छोड़ दो। अपना पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट का ब्रेकडाउन करना और एटीपी प्रोडक्शन करना। अब यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन 4 हो गया, इसका मैटर हो गया खत्म। अभी मैटर किसका बाकी है, ये दोनों का मैटर बाकी है ना, किसका किसका, FeDH2 और NaDH2 क्या है। तो आपको पता होगा NaDH2 और FeDH2 कौन है, रिड्यूसिंग कोएंजाइम है, जो कि बने थे कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में। उनका किसका, NaDH2 का और FeDH2 का क्या होने वाला है, अभी ऑक्सीडेशन होने वाला है। किसका किसका, NaDH2 का और FeDH2 का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। इसका मतलब इसके अंदर का हाइड्रोजन चला जाने वाला है, और जब हाइड्रोजन चला जाता है तो आपको पता होगा इस NaDH2 से और FeDH2 से जो हाइड्रोजन चला जाता है वो हाइड्रोजन बाहर निकल के क्या बनाता है, ओके, जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उससे क्या बनता है, प्रोटॉन बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 प्रोटॉन बनते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना। कब, NaDH2 से और FeDH2 से निकला हुआ हाइड्रोजन क्या करता है, ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होके क्या बनाता है, NaDH2 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए जो प्रोटॉन है यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कैरी होते हैं, उसको आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज आल्सो कॉल्ड एज आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। तो वहां पे जाके ये प्रोटॉन्स क्या होते हैं, रहते हैं थोड़ा देर, और बाद में जब प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई होता है ना, जब क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, प्रोटॉन का। क्योंकि जैसे ही मैट्रिक्स से प्रोटॉन इधर आते हैं, इधर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और जब प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो फाइनली प्रोटॉन क्या होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में जाते हैं। और जब ये प्रोटॉन जाते हैं उसी दौरान इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से आते हैं। प्रोटॉन डायरेक्ट जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रोटीन अलग अलग कैरियर के द्वारा कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, और इलेक्ट्रॉन आके स्लोली इलेक्ट्रॉन आके क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके, ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, और इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के साथ बाइंड होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको फाइनली कौन लेता है, हाफ O2 ना। वो इलेक्ट्रॉन को फाइनली कौन ले रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, हाफ O2 लेता है। और हाफ O2 लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हाफ O2 से हाइड्रोजन रिएक्ट होता है और मेटाबॉलिक वाटर बनता है ना। क्या बनता है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है। वैसे आपको मैं बता दूं सबसे सिंपल टर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सबसे सिंपल टर्म है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। मगर स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्यों पता नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कंपैरिजन में, क्रेब्स साइकिल कंपैरिजन में ये बहुत इजी है, इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है, खाली डायग्राम याद मतलब निकालना है, कहाँ होता है प्रोसेस निकालना है। और ये तो नाम डबल है, वही है। आपको बताया मैंने NaDH2 और FeDH2 जो है वो रिड्यूसिंग कोएंजाइम थे ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पे FeDH2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, FeD में होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैरी होते हैं और क्या क्या होता है प्रोसेस में, हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे ना।
पर्पस क्या है, कहाँ होता है, ये आपको समझ में आया। ओके, और फाइनली क्या होगा, याद रखो मैंने आपको बोला था 1 मॉलिक्यूल ऑफ FAD से 2 ATP मिलते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ FAD से क्या मिलेंगे, 4 ATP मिलेंगे ना। 1 molecule of FAD gives 2 ATP, 2 molecule of FAD gives 4 ATP, क्योंकि 2 into 2 equal to 4 ATP ना। वैसे ही 1 molecule of NADH produce 3 ATP, 1 molecule of NADH gives 3 ATP, and 10 molecule of NADH gives 1 molecule of NADH gives 3 ATP, and 10 molecule of NADH gives 30 ATP। इसका मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, 34 ATP फॉर्मेशन होते हैं ना। ये होगा इसका सेंट्रल थीम, बस इतना ही है। अब ये तो क्या है, खाली डायग्राम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है आपको समझ में आना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने आपको, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे यार आप देख सकते हो। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, कॉम्प्लेक्स 2। ओके, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। ओके, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स 5। कौन सा, एटीपी सिंथेज जो है ना, F1 पार्टिकल के अंदर रहता है एंजाइम्स, एटीपी सिंथेज, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। तो कॉम्प्लेक्स 4 कौन है, कॉम्प्लेक्स 4 इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहाँ पे रहता है कौन, कॉम्प्लेक्स 4, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना। तो ये अलग अलग 4 कॉम्प्लेक्स आपको, 5 कॉम्प्लेक्स आपको स्टडी करना है। 5 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ओके, डायग्रामेटिकली मैं आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, इंफॉर्मेशन समझ में आएगी आपकी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 आ रहा है और कॉम्प्लेक्स 2 2 3 आ रहा है ना। पहले देखो ना इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन देखो, कॉम्प्लेक्स 1 2 ये 3 आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स 2 से भी 3 तक आ रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 एंड 2 2 3 होता है पहले, सबसे पहले। और आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन NADH2 से आया, इलेक्ट्रॉन FADH2 से आया ना। FADH2 और NADH2 आपको बोला था मैंने, ये जो NADH2 है और FADH2 है, उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, और उस हाइड्रोजन से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। और ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से भी यहाँ आता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स 1 2 3 आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी 3 तक आ रहा है, राइट, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, 3 में आया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, 3 में आया। 3 में से कहाँ जाएगा, 3 में से कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंट कैसे कैसे हो रहा है, देखो 1 2 3 2 2 3 1, 1 2 3 2 2 3 1, और दूसरा 3 2 4 ना, 3 2 4। बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये जो 3 है, ये देखो 3 है, 3 से कहाँ जा रहा है, 4 में जा रहा है ना। ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 2 ये जो 3 है ना, ये 3 2 कहाँ जा रहा है, 4 में जा रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, ओके 3 2 4 है, और बाद में 4 से कहाँ जाएगा, 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4 2 5 जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन बाद में 4 2 कहाँ जाएगा, 4 2 5 जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो प्रोटॉन का मूवमेंट है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है साइमल्टेनियसली होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये कौन बना रहा है, NADH2 और FADH2 से निकला हुआ हाइड्रोजन। NADH2 से और FADH2 से निकला हुआ हाइड्रोजन जो है उससे बनता है कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, बाद में ये मूव होते हैं कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उसी दौरान उसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप। उसको पीटर मिचेल ने प्रपोज किया, आपको पता होगा, प्रोटॉन पंप बोलते हैं उसको। हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं, और आपको बताया था मैंने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑकर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, और प्रोटॉन का मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या बनता है, ATP बनता है। सो दैट इज कॉल्ड एज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। पर्पस क्या है, ATP सिंथेसिस करना। क्यों, प्रोटॉन मूवमेंट होने की वजह से प्रोटॉन जब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं तो ATP सिंथेसिस होता है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। और हर एक कॉम्प्लेक्स का और क्या क्या नाम है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 को क्या नाम है, NADP डिहाइड्रोजनेज,
कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है उसका दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज आल्सो कॉल्ड एज NADP डिहाइड्रोजनेज। वैसे तो नाम में ही मीनिंग है, वैसे नाम में ही मीनिंग है। क्या नाम में मीनिंग है? NADP से हाइड्रोजन चला जा रहा है ना, NADP से क्या हो रहा है? ओके, NADH डिहाइड्रोजनेज, सॉरी NADH डिहाइड्रोजनेज, मतलब NADH से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल जा रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। और निकला हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ पे आके स्टोर होता है ना, कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आके हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन स्टोर होते हैं, और बाद में ये प्रोटॉन क्या होते हैं? इधर से इधर जाते हैं ना। तो देखते हैं अभी सीक्वेंस से क्या हो रहा है। 1 बाय 1 सीक्वेंस से देखते हैं इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है और प्रोटॉन का मूवमेंट कैसा होता है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और एक पर्पस आपको पता है, अभी तक आपने देखा है ऐसी कोई सी भी स्टेप नहीं हुई अराबिक रेस्पिरेशन में कि जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ हो, मगर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे स्टेप है कि जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है, और दूसरी बात यहाँ पे मैक्सिमम एटिक फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम एटिक फॉर्मेशन होता है। मतलब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक कि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, और दूसरा मैक्सिमम एटिक फॉर्मेशन होता है। कितने होते हैं एटिक फॉर्मेशन? 34 एटीपी। जैसे मैंने बोला आपको, NADH2 से 10 NADH2 से 30 एटीपी बनते हैं, 2FADH2 से 4 एटीपी बनते हैं। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको कितने एटीपी मिल रहे हैं? 34 एटीपी मिल रहे हैं ना। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन क्यों होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता, यहाँ पे क्यों नहीं होता, यहाँ पे क्यों नहीं होता? एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों होता है? पहली बात, यहाँ पे क्या होता है? जो इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो परमेबल रहता है वहां पे। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया परमेबल है, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। इसलिए खाली यहाँ से प्रोटॉन बाहर जा पाते ना, यहाँ से प्रोटॉन मैट्रिक्स में जा पाते हैं, और इसलिए वहां पे खाली एटीपी फॉर्मेशन होता है। ये होगा पहला पर्पस। दूसरा पर्पस क्या है? ये बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। When the potential difference between the two electron carriers, जो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है मोर देन 0.27 इलेक्ट्रोवोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन कैरियर इज मोर देन 0.27 इलेक्ट्रोवोल्ट, देन दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तभी एटीपी बन पाता है। और फिर बाद में क्या होता है? अगर उससे कम रहा, किससे? 0.27 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम रहा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पे क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन की बजाय हीट फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आपको पता है रिस्पिरेशन में मैंने बताया था दो फॉर्म की एनर्जी मिलती है, एक एटीपी मिलता है या हीट मिलता है। एटीपी कब मिलता है? एटीपी कब मिलता है? एटीपी फॉर्मेशन ऑकर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन कैरियर इज मोर देन 0.27 इलेक्ट्रोवोल्ट, एट दैट टाइम दे प्रोड्यूस एटीपी। और अगर कम रहा तो क्या होगा? हीट फॉर्म होगी रिस्पिरेशन में। इस दो तरीके से एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रही है यहाँ पे। और याद रखो ये यूबी क्यूनोन है। यूक्यू मतलब कौन है? यूक्यू मतलब यूबी क्यूनोन है, जिसको हम कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं। तो पहले क्या हो रहा है देखो, पहले आपको पता है ये जो NADH2 और FADH2 है, ये जो NADH2 आया कहाँ से? 13 NADH2 कहाँ से है? ग्लाइकोलाइसिस में से, लिंक रिएक्शन में से, क्रेब्स साइकिल में से आया ना। ये जो NADH2 है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन चला जाता है उसमें से, और क्या बनेगा? NAD बनेगा। और वो कौन कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 कर रहा है ना, कॉम्प्लेक्स 1 करता है। और जहाँ पे एंजाइम कौन सा है? NADH डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज है। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? NADH से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन कौन लिया पहले? FMN। व्हाट इज FMN? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN कौन है? FMN इज द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप पे कहते हैं, जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो विटामिन B डेरिवेटिव है किसका? उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट विटामिन B2 डेरिवेटिव है, और उसी को हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। किसको? FMN को। बाद में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है FMN से? FeS। व्हाट इज FeS? आयरन सल्फर क्लस्टर बोलते हैं। आयरन सल्फर क्लस्टर बोलते हैं FeS को। और ये दोनों भी कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना।
और UQ कौन है? UQ यूबिक्विनोन है, जिसको हम कोएंजाइम Q भी बोलते हैं। और याद रखिए ये जो UQ है ना दैट इज हाइड्रोफोबिक। ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। कौन? इलेक्ट्रॉन कैरियर। यूबिक्विनोन कहाँ है? इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुआ है ना, अंदर घुसा हुआ है। कहाँ पे? इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। और वो कैसा? हाइड्रोफोबिक है। और याद रखो साइटोक्रोम C जो है ना वो बाहर है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के बाहर है। तो ये कैसा है फिर? साइटोक्रोम C इज हाइड्रोफिलिक। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या आपको? जो प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर है, वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को हेट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन के बाहर है वो हाइड्रोफिलिक है। मतलब साइटोक्रोम C कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। ये है फर्क दोनों में। तो फिर क्या हो रहा है? पहले NADH से इलेक्ट्रॉन FML में आया, FML से FES में आया। FES क्या है? आयन सल्फर क्लस्टर है। ओके, प्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन है। और ये सभी क्या है? FML हो, आयन सल्फर क्लस्टर ऑफ प्रोटीन हो, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यूबिक्विनोन में आया। यूबिक्विनोन कौन है? मैंने आपको बोला है कोएंजाइम Q है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ओके हाइड्रोजन रिमूव करता है यूबिक्विनोन। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, हाइड्रोफोबिक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कौन? यूबिक्विनोन। ओके, ये यूबिक्विनोन है। और यूबिक्विनोन से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन? ओके, कहाँ जाता है? UQH2। आपको पता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का रिडक्शन ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन कहते हैं। तो UQ में हाइड्रोजन आया तो उसका रिडक्शन हुआ और उसको क्या बोलते हैं? UQH2 बोलते हैं। एंड व्हाट इज UQH2? यूबिक्विनोल। UQH2 कौन है? यूबिक्विनोल है, क्विनोल। और यूबिक्विनोन है, ये क्विनोन से क्विनोल बनता है, यूबिक्विनोल से यूबिक्विनोल बनता है। और यूबिक्विनोल से क्या होता है? बाद में कॉम्प्लेक्स 3 में आता है इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे कौन है? कॉम्प्लेक्स 3 में कौन है? कॉम्प्लेक्स 3 में है साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1 है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं। यहाँ पे और सेम साइटोक्रोम B से आयन सल्फर क्लस्टर लेता है, साइटोक्रोम C1 में आता है और बाद में प्रोटॉन बाहर चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ पे साइटोक्रोम C। यहाँ से कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है साइटोक्रोम C, राइट। ये हो गया ऊपर का मैटर। मतलब 1 to 3 कैसे इलेक्ट्रॉन है आपको बता दिया अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन 1 to 3 कैसे आया। अभी 2 से 3 कैसे जाता है देखते हैं। 2 से 3, 2 में आपको पता है 2 में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में आपको पता है। क्रेब्स साइकिल में आपको बताया था मैंने 7 नंबर स्टेप में, क्रेब्स साइकिल में जो 7 नंबर स्टेप है वहां पे सक्सिनेट का कन्वर्जन फिमारेट में होता है, याद आ रहा है कि देखो। और वहां पे एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कल ही मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में पढ़ाया है। क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट का कन्वर्जन फिमारेट में होता है, तो वहां पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है, उसको कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं। और वहां पे क्या होता है? FADH2 का कन्वर्जन FAD में होता है। FAD से इलेक्ट्रॉन बाद में FES लेता है, FES से यूबिक्विनोन, सेम ऊपर जैसा ही बाद में यूबिक्विनोल से बाद में और ये कौन? साइटोक्रोम C। मतलब इलेक्ट्रॉन 1 to 3 आया, 2 से 3 गया और 3 से कहाँ जा रहा है? अभी 3 से बाहर निकलता है। कहाँ पे? मेम्ब्रेन के बाहर निकलता है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है। कौन? साइटोक्रोम C। जो मैंने आपको बोला साइटोक्रोम C कौन है? साइटोक्रोम C इज नथिंग बट द वाटर सोल्यूबल मोबाइल कैरियर प्रोटीन। ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्यूबल है और मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। तो ये क्या करता है? साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से कहाँ जाते हैं? कॉपर कंटेनिंग में जाते हैं, कॉपर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। और कॉपर कॉम्प्लेक्स में कौन है? ये साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है। ओके, और बाद में कॉपर कॉम्प्लेक्स में जाके फाइनली क्या होता है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? हाफ O2 लेता है ना। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन हाफ O2। व्हाट इज हाफ O2? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाहर रहता है ये, तो हाफ O2 लेता है और ये प्रोटॉन भी लेता है। और प्रोटॉन लेने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? मेटाबॉलिक वाटर बनता है। ओके, तो मेटाबॉलिक वाटर कौन किसके फॉर्म में बन रहा है? मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स 4, जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 इज आल्सो कॉल्ड एज
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर बनता है, फिनिश। और फाइनली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है जब ऐसे मूव होते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन किसने लिया, फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय हाफ O2 ना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय हाफ O2, और हाफ O2 जब लेता है तो उसका वाटर में कन्वर्शन होता है, एंड दैट मेटाबॉलिक वाटर यूज्ड इन द क्रेब्स साइकिल। ये जो मेटाबॉलिक वाटर बनता है ना, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि आपको बताया मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपन इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, मतलब दोनों आसपास होते हैं ना। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है वही वाटर मॉलिक्यूल कौन यूज करता है, क्रेब्स साइकिल यूज करते हैं। आपको कल बताया था मैंने, क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम था 7 नंबर स्टेप में, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं, तो वो रहता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और फाइनली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का क्वेश्चन समझ में आया, 2 का समझ में आया, 3 का समझ में आया, 3 to 4 जाता है ना, कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है, और कॉम्प्लेक्स 4 में जाने के बाद अभी फाइनली क्या होगा, ओके, ये जो प्रोटॉन है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं प्रोटॉन, तो वो जो होते हैं, तो इसमें F0 क्या है, मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ प्रोटीन है, कौन, F0, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन है F0, और F1 क्या होता है, मेम्ब्रेन के बाहर आता है, जिसको जहां पे कौन है, एंजाइम है, कौन सा, एटीपी सिंथेज। F1 के अंदर कौन है, एंजाइम है, कौन सा, एटीपी सिंथेज, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5। और फाइनली क्या होता है, दैट कॉम्प्लेक्स 5 हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स 5 क्या करता है, फिर ADP प्लस IPC क्या बनाता है, ATP फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से इस साइकिल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स यूज हो रहे हैं, कितने कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 5 यूज हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 5, ओके। हर एक कॉम्प्लेक्स का अलग अलग नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को दिया है नाम NADH डिहाइड्रोजनेज, 2 को नाम दिया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, 3 को नाम दिया है साइटोक्रोम B7, 4 को नाम दिया है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और 5 को नाम दिया है ATP सिंथेज। मतलब ये 5 कॉम्प्लेक्स जो है, दैट 5 कॉम्प्लेक्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। फाइनली क्या है हमारा पर्पस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पर्पस क्या है, ATP फॉर्मेशन करना है फाइनली। वैसे इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से, और प्रोटॉन जो पंप होते हैं, तो प्रोटॉन पंप भी आपको मैंने बताया कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में होता है, ओके। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन जब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाते हैं तब प्रोटॉन मूव होते हैं, और प्रोटॉन मूव होते समय कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है, और कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो पीटर मिचेल ने प्रपोज किया है, आपको पता है वहां पे ATP फॉर्मेशन होता है। तो याद रखो ये सब कुछ प्रोसेस है, ओके। मैंने आपको पहले बोला था कि इस प्रोसेस में क्या होता है, O2 यूज होता है, ओके। क्या होता है बताइए, ATP प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, ओके। पहले क्या होता है, NADH जो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, NADH जो प्रोड्यूस हुआ था कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आया था, उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका NADH का, और वो फॉर्म करता है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं उसको, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रॉन स्लोली कैरी होते हैं यूवी क्यूनोन के द्वारा, कॉम्प्लेक्स 2 में आते हैं ना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 भी इधर से इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और इधर से कॉम्प्लेक्स 1 कैरी करता है, कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। तो 3 को क्या कहा है, 3 को कहा है साइटोक्रोम B7, कॉम्प्लेक्स 3 को क्या कहा है, साइटोक्रोम B7 कहा गया है, ओके। तो ये पूरा, और फिर बाद में क्या होता है, ये जो साइटोक्रोम C है, ये द स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम C कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर है ना, ओके। जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्यूबल है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, कौन, साइटोक्रोम C, ओके। साइटोक्रोम C भी कैरी करता है, मतलब 3 से 4 जाता है इलेक्ट्रॉन, ओके। और साइटोक्रोम A2 A3 जाता है, और साइटोक्रोम 2 कॉपर सेंटर प्रेफर्ड बाय कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सेंटर बोलते हैं। और कौन से कॉपर सेंटर है, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर 2 कॉपर कंटेनिंग सेंटर है, कौन कौन से, एक साइटोक्रोम A और दूसरा साइटोक्रोम A3, ये 2 कॉपर कंटेनिंग सेंटर है, ओके। तो मैंने आपको बोला था फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है साइटोक्रोम। इन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ETS कहा गया तो है साइटोक्रोम A3, और खाली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा गया तो है हाफ O2 बस। और फाइनली क्या बनता है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है। इसमें क्या बन रहा है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है, ओके। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी होते हैं, कैसे होते हैं आपको बताया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे
अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, ये क्या है, F0 है, और ये कौन है, F1। तो F1 में क्या होता है, एंजाइम रहता है कौन सा, एटीपी सिंथेज, जिसको हम एटीपेज भी बोलते हैं। ATP synthase is also called as ATPase, and that ATPase help in the formation of ADP plus IP into ATP ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ADP plus IP से क्या बनता है, ATP बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं। और ये कौन है फिर, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन है इधर, मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैट्रिक्स के अंदर एक फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स 5 को बोलते हैं एटीपी सिंथेज। कॉम्प्लेक्स 5 को मैंने आपको बताया पहले, कॉम्प्लेक्स 5 को बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन मूव होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो लेता है उसका रिडक्शन हुआ, जो देता है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है कंटिन्यू होती रहती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, कंटिन्यू होती रहती है, और फाइनली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हाफ मोटो लेता है ना, कैरी होते होते हाफ मोटो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन कैरी होते हैं F0 to F1 में, और एटीपी सिंथेसिस होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स 5 की जगह पे जहाँ पे दो प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है F0 है, और जो प्रोटीडिक प्रोटीन है वो F1 है, जहाँ पे एंजाइम है एटीपी सिंथेज। ओके, जहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है, एंड दैट एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू चैनल कपल्ड विद कैटालिटिक साइट्स, ये F1 कंपोनेंट है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। 2 प्रोटॉन पास थ्रू F0, याद रखो 2 प्रोटॉन, F0 से क्या होता है, 2 प्रोटॉन पास होते हैं। यहाँ पे भी दिखाया था मैंने, ये 2 प्रोटॉन, ये जो 2 प्रोटॉन है ना यहाँ से आए हुए, तो ये 2 प्रोटॉन F0 से F1 में कैरी होते हैं। 2 प्रोटॉन पास थ्रू द F0 इंटरमीडिएट स्पेस, मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्रोटॉन का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। एंड 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन पुश्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। याद रखो, NADH का ऑक्सीडेशन करने के लिए, NADH का ऑक्सीडेशन करने के लिए 3 प्रोटॉन चाहिए। NADH का ऑक्सीडेशन करने के लिए 3 प्रोटॉन चाहिए। 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स आर पुश्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड 2 प्रोटॉन्स आर पुश्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ FADH। और एक बार बोल रहा हूँ, NADH का ऑक्सीडेशन करने के लिए कितने चाहिए, 3 प्रोटॉन चाहिए, और FADH का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए, 2 प्रोटॉन चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, सॉरी यहाँ पे FADH का ऑक्सीडेशन करने के लिए कितने चाहिए, 2 प्रोटॉन चाहिए, 2 प्रोटॉन। NADH2 का ऑक्सीडेशन करने के लिए 3 प्रोटॉन चाहिए, FADH2 का ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 प्रोटॉन चाहिए, और ये भी आपको पता है। ओके, एंड लास्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये तो आपको पता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 gives, ओके पहले मैंने आपको बताया था 1 NADH2 gives 3 ATP। कैलकुलेशन आपके सामने क्लियर है। ओके, क्या कैलकुलेशन क्लियर है, 1 NADH2 प्रोड्यूस 3 ATP इन EDS में एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, एंड 1 FADH2 gives 2 ATP इन EDS। तो यहाँ पे जितने भी NADH2 आएंगे FADH2 आएंगे उससे ATP बनेंगे ना। तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में लिंक रिएक्शन में और क्रेग साइकिल में NADH2 कितने बने थे, 10 बने थे ना। ग्लाइकोलाइसिस के 2, लिंक रिएक्शन के 2, क्रेग साइकिल के 6, मतलब 10 NADH2 बने थे, उससे 30 ATP बनेंगे, और क्रेग साइकिल में 2 FADH2 बने थे, उससे 4 ATP बनेंगे। इसका मतलब टोटल एटीपी फॉर्मेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर टोटल एटीपी फॉर्मेशन होगा 34। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नाम, इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ से कैरी होता है। ओके, साइटोक्रोम C से बाद में साइटोक्रोम A में, A3 में, और कॉपर कंटेनिंग सेंटर में जाता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन हाफ को लेता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और बाद में प्रोटॉन F0 से F1 कैरी होते हैं। वहाँ पे F1 में एटीपी सिंथेसिस एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स 5 है, और फाइनल एटीपी फॉर्मेशन है। अपना पर्पस था एटीपी फॉर्मेशन करना, तो पूरा कंप्लीट हो गया है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इस तरीके से एटीपी फॉर्मेशन होता है।
and in this way we are completing that concept. Electron transport system, also called as terminal oxidation, also called as respiratory chain. तीन नाम है, कौन कौन से तीन नाम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहो, टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहो, या फिर रेस्पिरेटरी चेन कहो. ये तीनों नाम है इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के. और ये पूरा आपका एक्सप्रेशन दे दिया. थैंक यू. और उसके बाद जो पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ. हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. Further generation of energy as part of aerobic respiration takes place in the electron transport system, or ETS. As you know, glycolysis and the Krebs cycle together result in the formation of reduced coenzymes such as 10 molecules of NADH plus H plus ions and 2 molecules of FADH2 and 4 molecules of ATP. These reduced coenzymes need to be oxidized to release and utilize the energy stored in them. This is made possible by the transport of protons and electrons from these coenzymes to oxygen through electron carriers present in the inner mitochondrial membrane. This metabolic pathway of electron transport is called the electron transport system, or ETS. ETS serves three important functions in aerobic respiration. It regenerates the oxidized form of coenzymes to be used in glycolysis and the Krebs cycle. It transports 2H plus and 2 electrons to oxygen, and it utilizes the energy of the coenzymes in the production of ATP. ETS comprises several electron carriers that include NADH dehydrogenase complex, or complex 1, ubiquinone, or complex Q, succinate dehydrogenase complex, or complex 2, cytochrome BC1 complex, or complex 3, cytochrome C, and cytochrome C oxidase, or complex 4. Electrons from NADH plus H plus are transferred through complex 1 to ubiquinone, and protons are moved from the matrix of the mitochondria to the intermembrane space. In the same way, electrons from FADH2 are transferred through complex 2 to ubiquinone, and protons are moved from the matrix of the mitochondria to the intermembrane space. Ubiquinone transfers the electrons to complex 3. Complex 3 transfers the electrons to complex 4 through cytochrome C. Here too, some protons are moved from the matrix of the mitochondria to the intermembrane space. Cytochrome C is a mobile carrier attached to the inner membrane of the mitochondria and helps in the transport of electrons between complex 3 and complex 4. Complex 4 contains cytochrome A and cytochrome A3. It transfers the electrons to the final electron acceptor, oxygen. Oxygen, on receiving the electrons, reacts with 2H plus ions and reduces to water and thereby drives the ETS. This reaction can be summarized as 2H plus 2E minus plus half O2, which results in H2O plus energy. Now let's see how the electron transport chain is coupled to ATP synthesis. As you saw, the electron transport and movement of protons creates a proton gradient across the mitochondrial membrane. The protons in the intermembrane space need to be pumped back into the mitochondrial matrix to maintain equilibrium. As the mitochondrial membrane is impermeable to protons,
They are pumped through a membrane protein called ATP synthase or complex 5. ATP synthase consists of two components, F0 and F1. While F0 is an integral protein that is used as a channel for proton transport, F1 is a peripheral protein and a catalytic site responsible for ATP synthesis. The energy derived from the proton pumping is used for the synthesis of ATP. Thus, when two protons are pumped from the intermembrane space to the mitochondrial matrix, one molecule of ATP is synthesized. The number of ATP molecules synthesized through ATP synthase depends on the nature of the electron donor. For example, oxidation of NADH plus H plus results in 3 molecules of ATP, whereas oxidation of FADH2 results in 2 molecules of ATP. Aerobic respiration uses energy conserved in coenzymes during oxidation-reduction reactions to create the proton gradient required for phosphorylation, unlike photophosphorylation, which uses light energy. This is why the aerobic respiration process is also known as oxidative phosphorylation. The net gain of ATP produced during aerobic respiration can be calculated based on the assumptions that the glycolysis, Krebs cycle, and ETS takes place in sequential order. NADH plus H plus produced during glycolysis is transported into mitochondria for oxidation. The intermediates formed are not used for synthesis of other compounds, and only the glucose molecule is respired and no other molecule is used as a substrate for respiration. Based on these assumptions, we can calculate that aerobic respiration results in a net gain of 38 ATP molecules from complete oxidation of the glucose molecule into carbon dioxide and water. Fermentation, on the other hand, results in a net gain of 2 ATP molecules from the partial breakdown of the glucose molecule.